नमस्कार, मैं गजेंद्र दिंगले डीवी लाइव के दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जो है जबलपुर आ चुकी हैं, अब उनका ग्वालियर दौरा भी होने वाला है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ग्वालियर में चुनावी संकनाट कर दिया है। भाजपा की तरफ से भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े लीडर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं। तो क्या होगी मध्य प्रदेश में, किस पार्टी की चुनौती, क्या है हालात, उसका जायजा आज हम लेंगे इस विधानसभा से, जिसको बोलते हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो 2023 में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसमें विधानसभा 16 का गठन होगा। और आज ये संयोग है कि हम भी खड़े हुए हैं विधानसभा क्षेत्र 16 में। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार की हम बात करें 2019 की, तो मध्य प्रदेश में जनमत जो है वो कांग्रेस के समर्थन में था। 114 सीटें आई थी, लेकिन कुछ सीटों की कमी थी, फिर भी उनको सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन वो सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। बीच में ही 2020 में सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा को मौका मिला। और मैं आपको बता दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि बता दें कि हम जहां खड़े हुए हैं वहां पर है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का जयविलास पैलेस, जो मध्य प्रदेश की सत्ता में बहुत दखल रखते हैं, बहुत बड़ा नाम रखते हैं। और सत्ता परिवर्तन जो है 2020 में हुआ था, उसका एक कारण थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी हालात क्या हैं, जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या मुद्दे रहेंगे, किस चीजों को लेकर जनता वोट देने वाली है। हमारे साथ में यहाँ पर जनता उपस्थित है, एक एक्सपर्ट हमारे जो है पत्रकार महोदय भी उपलब्ध हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं। सबसे पहले हम प्रदीप मांडरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस क्षेत्र के, ग्वालियर शहर के, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हालात लग रही है, क्या कुछ परिवर्तन की संभावना लग रही है, किस तरीके से देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को आप। देखिए, अभी जो हाल ही में एबीपी का एक सर्वे आया, उसमें ये दिखाया गया कि दोनों ही पार्टी की लगभग बराबर की स्थिति है आज की तारीख में। कुछ सीटें कांग्रेस की ज़्यादा दिख रही हैं। अब ये तो एबीपी का सर्वे है, उसके पहले जो सर्वे आते रहे हैं, हालांकि उनका स्रोत नहीं मालूम पड़ा है, उन सर्वे में भी ये दिखाया गया कि कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है और बीजेपी की स्थिति थोड़ी थोड़ी सी गिरावट की ओर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद कांग्रेस यहाँ एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब चुनाव चूंकि 4 महीने बाद है और शिवराज सिंह ने अपने पूरा खजाना खोल दिया है जनता के लिए, तो जनता तो ये चाहती है कि हमारी जेब में क्या आ रहा है। तो अगर जब वो वोट डालने जाएंगे और उनको लगेगा कि हमारी जेब में सरकार ने दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप मांडरे जी की, अभी कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन काफी समय में देखा जाता है कि कई बार भाजपा जो है वो अंतिम ओवरों में अच्छा खेलती है। तो हो सकता है कि अंतिम ओवरों में अच्छा खेलने की कोशिश चल रही हो, क्योंकि काफी सारी जो है वो रेवड़ी बांटने की शुरुआत जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने भी कर दी है। लाडली बहना योजना जो थी, उसकी जो आपकी रुपए हैं 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने तक का भी वादा जो है शिवराज सिंह जी कर चुके हैं। हमारे साथ में एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जनता के रूप में हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, किस तरह से देखते हैं वो आगामी चुनाव को। चेतराम भदौरिया जी, क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहूँगा, गीत अब बदलाव के हम लोग मिलकर गाएंगे, चल पड़े हम लोग तो कुछ और भी जुड़ जाएंगे और भी जुड़ जाएंगे। वर्तमान हालात यहाँ यद्यपि फ्लूइड हैं, नॉट वेरी मच क्लियर, हाउएवर जनता का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन तीसरा फैक्टर जो अब उल्लेखनीय है वो आम आदमी पार्टी का प्रवेश है। आपको पहले से बता दूं मैं, उन्होंने 2 जगह तो कब्जा कर ही लिया है। गुजरात में भी उन्होंने 13.6% मत हासिल किए थे। तो यहाँ भी प्रबल संभावना है कि तीसरी शक्ति के रूप में आप उभर के आएगी। और यदि ऐसा होता है तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ सकेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी एक मजबूत स्थिति में बता रहे हैं चेतराम जी, क्योंकि अभी केजरीवाल और जो भगवंत मान थे उनकी सभा में लगभग 25,000 लोग जुटे थे। हालांकि वो सभी लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से थे, केवल एक क्षेत्र के नहीं थे। फिर भी कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति हुई है, उनको कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत मिलेगा। किसके वोट काटेंगे, मैं फिर से प्रदीप मांडरे जी के पास आना चाहूंगा। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी वोट काटेगी तो वो कांग्रेस के या भाजपा के, किसके वोट काटेगी।
देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। ना ही आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को नुकसान होगा, ना ही आम आदमी पार्टी के बीजेपी को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी को कोई ज़्यादा कुछ वोट मिलने वाले नहीं है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की बात करें तो सिंगरौली में जरूर उसका महापौर चुना गया था, एक आध दो जगह उसके कोई पार्षद भी बने हैं। और मान और जो केजरीवाल है वो चूंकि चाहते हैं हम कांग्रेस से एक प्रकार का समझौता कर लें। कांग्रेस उनसे हाथ मिलाने की स्थिति में नहीं है। उसको मालूम है हम हाथ मिलाएंगे तो हमें दिल्ली में और पंजाब में और जगह नुकसान होगा। तो इसलिए केजरीवाल और मान और उनकी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जानबूझकर एक प्रकार का एक आडंबर कर रही है। तो देखिए, आडंबर कर रही है, और शायद जो मैंने अभी आपको कहा कि पूरे सभी जिलों की भीड़ थी, तो वो आडंबर हो सकता है। और वैसे भी चलिए, गुजरात में उन्होंने कुछ प्रतिशत वोट लिया था, लेकिन कर्नाटका की हालत हम देख सकते हैं कि कर्नाटका में भी उन्होंने सभी जगह पे अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन ज़्यादा अच्छी हालात उनकी नहीं थी। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अग्रवाल जी से हम जानेंगे कि क्या उनका मत है, क्या हालात देख रहे हैं आगामी चुनाव में। देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसे चेतराम जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में आ चुकी है। वो इसलिए आ चुकी है, उसका कारण यह है कि बीजेपी में जो बिजनेस संतोष चल रहा है, जो उसमें आपसी गुटबाजी चल रही है। बीजेपी में जो गुटबाजी पिछले साल 2 साल से जो देखने में आई है, जबरदस्त गुटबाजी आई है। कांग्रेस और बीजेपी के जो नाराज नेता हैं, जिनको बीजेपी या कांग्रेस इनको टिकट काटेगी, उनका सबका आम आदमी पार्टी से संपर्क हो चुका है और वो दमदार प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में ही मध्य प्रदेश के 2 पूर्व बड़े मंत्री, दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री और कई विधायक जिनके टिकट कटने की संभावना है या जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो आम आदमी की दावेदारी में तैयार खड़े हैं। और मेरी जैसी जानकारी है कि उनकी मुलाकात भी आम आदमी पार्टी के आला कमान से पिछले दिनों हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी में पिछले महापौर चुनाव में ग्वालियर में जो उन्होंने दमदारी दिखाई थी, 50,000 वोट उन्होंने कलेक्ट किए हैं वहाँ के उसके प्रत्याशी ने, वो एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में है और उनके जो कई बागी हैं वो उसके प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर सकते हैं, जिससे बीजेपी को सरकार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। या फिर कांग्रेस की भी सरकार यदि बनती है या बनने की संभावना जैसी दिखती है तो उसको भी दिक्कत आएगी। तो इसमें प्रदीप जी का सही कहना है कि बहुमत थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बीजेपी को इसमें अपने कार्यकर्ताओं को, मूल कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना होगा। जो घर बैठ चुके हैं मूल कार्यकर्ता, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। और जो जिस तरह से जो डैमेज कंट्रोल विशेषज्ञ बीजेपी के नेता माने जाते हैं, जैसे प्रभात झा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इस टाइप के जयराम सिंह गवैया हैं, इन टाइप के नेताओं को उनको फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर विनय अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी है वही शायद उनको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो नाराज उनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। अभी हम देख चुके हैं कि दीपक जोशी जी ने भाजपा छोड़ी थी, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भाजपा में हालात ये हैं कि चर्चा चलती है कि 3 गुट हैं, मूल भाजपा और शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा का जो आगमन हुआ है उसकी वजह से बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे, सिंधिया जी का जो भाजपा आई है एक नई, उससे कुछ स्थिति बिगड़ी है भाजपा की? एक्चुअली कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सिंधिया जी का आगमन तत्कालीन समय में तो लगता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि इसमें बीजेपी 3 गुटों में साफ साफ विभक्त नजर आती है। माननीय सिंधिया जी, जिनका नीचे की जो जमीन है वो खसक गई है, नरेंद्र सिंह पोटेंट लीडर हैं, और तीसरे वो असंतुष्ट हैं जिनमें पवैया जैसे लोग आते हैं, उनको पूछा नहीं जाता है। तो निश्चित से ही वो किसी न किसी से संपर्क करके सेल्फ सुसाइडल खेल खेलेंगे। और एक बात पुनः मैं कहता हूँ, जब पहला चुनाव दिल्ली में हुआ, आम आदमी पार्टी की सीट के बारे में बहुत बड़े नेता जो अब नहीं है, पत्रकार वैदिक जी, मैं बड़ा भैया कहता था, उनने कहा भैया एक सीट हमें तो नजर आती है, आई थी 67। तो ये ऐसा शेर है जो अभी बैठा जमाई ले रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त पूरी ताकत से गुट खड़ा होगा। तो इसके प्रांगण में कई जो नेता अपनी पार्टियों से नाराज हैं आकर ज्वाइन करेंगे और अपना फोर्स प्रमाणित कर देंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सेल्फ सुसाइडल। जो भाजपा के नाराज नेता हैं वो सेल्फ सुसाइडल हो सकते हैं।
ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम में। हमारे साथ में एक व्यापारी जी भी मौजूद हैं, गोपाल जायसवाल जी। हम जानेंगे कि क्या स्थिति लग रही है आपको आगामी चुनाव में। देखिए, स्थिति तो बीजेपी की खराब है। जैसा केशव भाई साहब ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार अग्रवाल जी ने कहा, मालती जी ने कहा, आम आदमी पार्टी बिल्कुल समीकरण बिगाड़ेगी, ये 100% है। दूसरे, जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, बीजेपी ने उसको हाईजैक किया, तो उसका नुकसान इस समय उठाना पड़ेगा बीजेपी को। दूसरे, बीजेपी की आर्थिक नीतियाँ कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, ना व्यापार है, ना स्वास्थ्य है, चिकित्सा कुछ अच्छी है, ना शिक्षा है। सभी जो बेसिक क्षेत्र है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक व्यापारी का कहना है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम विनय अग्रवाल जी से जानेंगे क्या आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की वाकई खराब हो चुकी है, कर्ज पे कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार जो है, जिस समय दिग्विजय सिंह ने सरकार छोड़ी थी उससे लगभग मेरे ख्याल से 15-20 गुना ज्यादा कर्जा मध्य प्रदेश बढ़ चुका है। अभी फिर लिया है सरकार ने कर्जा। सरकार अभी चुनावी वर्ष में जो उदारीकरण योजनाएं फेंक रही है वोटों को प्रभावित करने के लिए, वो निश्चित तौर पे लोगों को नुकसान दे। अरे आपको यदि लाडली लक्ष्मी योजना लागू करनी थी तो आप सीधे सिलेंडर पे कम कर देते, सिलेंडर पे आम आदमी को फायदा मिल जाता। अब आप इस तरह से वो कर रहे हैं तो लोगों को फ्री में खाने की आदत पड़ती जा रही है। आप सस्ता ही करिए ना, कोई चीज महंगी है तो उसको प्राइस कंट्रोल करिए। टमाटर 160 रुपए बिक रहा है, मैं अभी खुद सब्जी लेने जा रहा हूँ तो 160 रुपए किलो टमाटर देखने के लिए एटीएम का यूज करना पड़ा, पैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले मेरी 200 रुपए की सब्जी आती है हम दो लोगों के लिए, अब वो 500 रुपए की सब्जी आने लगी है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। सरकार को सोचना चाहिए और जनता के हितैषी में काम करना चाहिए और लोगों के लिए रोजगार साधन खोलने चाहिए। अब देने में तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका कोई जीवन ही नहीं है। अब 12,000 8,000 पे आदमी नौकरी कर रहा है, पढ़ा लिखा एमए पास व्यक्ति या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति 8-10 हजार पे नौकरी कर रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्राइवेट आदमी लोगों को रोजगार देता नहीं है, तो सरकार को रोजगार भी खोलना चाहिए, ये सही बात है। और जो वायदे किए गए थे उनके वायदों को अमल करना चाहिए। अभी सभी से मैं एक लाइन कमेंट लेना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात कही है कि टमाटर लेने जा रहे हैं तो एटीएम से पैसा निकालना पड़ रहा है, तो क्या टमाटर खेल बिगाड़ेगा? क्या लगता है आपको, टमाटर खेल बिगाड़ेगा? एक लाइन। जो डेली उपयोग की वस्तु हैं हर घर में, वो इतनी महंगी हो गई हैं। और ये जैसा कि भैया ने कहा कि 160, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज के समाचार में कहीं कहीं टमाटर 200 रुपए किलो का है। खेल बिगाड़ेगा? निश्चित ही भाई, महंगाई एक ऐसी समस्या है जो हर घर में घुसती है। एक की इनकम इतनी है कि वो अरेंज कर सकता है, लेकिन एक की इतनी है कि रोटी पैदा नहीं हो रही है तो कहाँ से सब्जी खाएगा? तो क्या लगता है, खेल बिगाड़ेगा टमाटर? देखिए, जब आदमी को रोजगार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, टमाटर में कहता हूँ 200 रुपए किलो हो जाए, लेकिन उसकी क्षमता ही नहीं होगी उसको खरीदने की, तो खेल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा। निश्चित बिगड़ेगा। आप क्या कहते हैं, टमाटर बिल्कुल बिगाड़ेगा, बिल्कुल बिगाड़ेगा। टमाटर खेल बिगाड़ेगा? टमाटर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, टमाटर कोई खेल बिगाड़ेगा। ये तो प्राकृतिक ये टमाटर खेल खरीदने में सक्षम है, इनका कहना है टमाटर कोई खेल नहीं बिगाड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक पेशाब पिशाच जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो बन चुके थे। हालांकि मुद्दा बहुत गर्मा चुका है, पूरा देश उसको जानता है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी वोटर्स है उस पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा? क्या भाजपा अभी भी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या इस घटना का पूरा फायदा कांग्रेस उठा ले जाएगी? तो उसके पहले मैं बताऊं, आपने कहा कि टमाटर खेल बिगाड़ेगा। आपको याद होगा कि प्याज ने खेल बिगाड़ दिया था बीजेपी का दिल्ली में, सुषमा स्वराज को हारना पड़ा था। तो यही टमाटर आज जो 150 रुपये बिक रहा है, 100 रुपये बिक रहा है, नवंबर तक अगर 150 रुपये बिकता है तो जरूर खेल बिगाड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि आदिवासी पर जो पेशाब कर दी गई बीजेपी नेता द्वारा, तो ठीक है, वो भी एक बड़ी घटना है, अमानवीय घटना है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और बीजेपी सरकार को जो भी उस आरोपी के खिलाफ करना था उसने किया, और विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका इसमें निभा रहा है। विपक्ष की काम तो यही है कि राजनीति करना, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो आदिवासी वर्ग है उसमें ये बात जरूर घर करती जा रही है कि सरकार हमारे हित के लिए बड़ी योजनाएं तो बनाती है, लेकिन जो अंदरूनी स्तर पर देखें तो वास्तव में हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। तो देखिए, आदिवासियों की हालत वास्तव में सही नहीं है। कागजों पे बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो बड़ी योजनाएं आदिवासी तक नहीं पहुंचती हैं, और ये आदिवासी फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाला है। क्या लगता है, जो आदिवासी वाला जो कांड हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आगामी चुनाव पर? स्थानीय असर होगा, लेकिन राज्य स्तरीय असर इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ ये ST है ही नहीं,
और दूसरे वहाँ पर भी इन्होंने लीवा पोतन करने की कोशिश की है, कैसे भी खुश कर लिए जाएं। तो इट इज नॉट ए फैक्टर एट ऑल, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द कमिंग इलेक्शंस। उन क्षेत्र को प्रभावित करेगा जहाँ आदिवासी वोटर्स हैं। स्थानीय बिल्कुल, उन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जहाँ पर जो है आदिवासी वोटर हैं। काफी सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी बहुल हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, ये इफेक्ट करेगा? जैसा कि हमारे माननीय ने कहा कि कुछ क्षेत्र में इफेक्ट करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी क्षेत्र तो है ही, पर SC ST जो है, SCओं को भी लग रहा है कि अगर उनके ऊपर ऐसा हो सकता है तो कल हमारे ऊपर भी होगा। तो हो सकता है वहाँ पे भी इफेक्ट करे जहाँ पे SC वोटर निर्णायक भूमिका में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरे जो SC हैं उनको भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, उनके भी हालात ऐसे नहीं है। दलित उन्मूलन की बहुत बात करती है भाजपा, शिवराज सिंह जी हमेशा बात करते हैं, कहीं टांटिया भील के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो क्या लगता है आपको, दलित अभी भी प्रताड़ित हैं, भाजपा उनको जो है वो जीत नहीं पाई उनका दिल? देखिए, भाजपा जीतने का पूरा प्रयास कर रही है दलित लोगों को, और मेरा ये मानना जो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जहाँ तक बात आए, शिवराज सिंह जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मेरे बहुत व्यक्तिगत पारिवारिक परिचित हैं, मेरे संग उनका बहुत आना जाना रहा, मैं साथ में भी रहा काफ़ी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के भी बहुत साफ है, लेकिन उनके सबसे बड़ी बात, उनका माइनस पॉइंट क्या है, उनके आसपास जो अधिकारी वर्ग हावी है वो उनको गुमराह कर रहा है। उस वजह से पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। अधिकारी उनको सब जवाब दिखाते रहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि मूल में जमीन रूप में वो काम हो नहीं पा रहे हैं। शिवराज सिंह जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे हैं और सरकार चलाने में उन्होंने एक खूबी भी दिखाई है और बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन अधिकारी वर्ग से जो उनको जो फीडबैक मिलना चाहिए वो गलत फीडबैक मिल रहा है। इसलिए उनको अपने व्यक्तिगत मित्रों, पारिवारिक मित्रों और पत्रकार मित्रों से भी उन्हें ये पूछना चाहिए सरकार की सही योजनाएं कब फलीभूत हो पा रही है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट उनको ये सुधारना पड़ेगा यदि आगे सरकार तो देखिए, विनय अग्रवाल जी का कहना है कि शिवराज जी आदमी बहुत अच्छे हैं और लगता है बहुत भोले भी हैं, क्योंकि अधिकारियों पे शायद काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने भोले हैं। क्या लगता है आपको इतने भोले हैं? देखिए, जैसे अभी आदिवासी के साथ जो घटना हुई, मेरे को ऐसा लगता है कि इसका पूरे प्रदेश में असर आएगा। दूसरे, अभी मैंने एक सर्वे रिपोर्ट कल पढ़ी थी, 100% आदिवासियों से 30% क्राइम अपने मध्य प्रदेश में होते हैं, तो एक वो बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या क्या कर रही है सरकार, दबा रही है इनको। और दूसरे जो भाजपा के नेता हैं वो कुछ तो अभी करते हैं। अभी जैसा जो प्रवेश शुक्ला था, उसने एक हल्फनामा दे दिया, थाने में आकर के जा रहा था, थाने में एक हल्फनामा दे दिया साहब की ये झूठिया वीडियो है, तो इसका मतलब उसका बचाव का कार्य चल रहा है पूरा का पूरा। ये दूसरा है शिवराज सिंह का सवाल। आज मैं व्यापारी दुकान चला रहा हूँ अपनी, मेरा अगर कर्मचारी मुझे सही रिपोर्ट नहीं करेगा, मैं कर्मचारी को निकाल दूंगा, बिल्कुल उखाड़ दूंगा उसको, नहीं तो मैं अपनी व्यापारी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब आप सरकार चलाने में असफल है, सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं आप। तो यदि आप ऐसा है कि अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं, ये एक व्यापारी का कहना है। हम स्पेशल कमेंट लेना चाहेंगे प्रदीप मांडे जी से। क्या लगता है यदि ऐसा हो रहा है कि अधिकारी निरंकुश हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह शासनकाल में जो अफसरशाही हावी थी, वही अफसरशाही मिस्टर शिवराज सिंह शासनकाल में हावी है। 15, 16, 17, 18 साल इनको CM बनते हुए हो गए। सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह की कमी ये है कि वो घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। अब 3-4 महीने रह गए हैं, इतनी वो लगातार हर रोज घोषणाएं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर अमल होगा और यही BJP के पतन का कारण बनेगा। तो बिल्कुल सही कहना है इनका। और अभी हम क्योंकि ग्वालियर 16 विधानसभा में खड़े हुए हैं, ग्वालियर पूर्व में, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर सतीश सिकरवार जी। हालांकि वो पहले भाजपा में थे, लेकिन बीच में जो चुनाव हुए, जब सिंधिया जी भाजपा में शामिल हो गए थे, तो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे सतीश सिकरवार जी, और वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो इस कंस्टिट्यूंसी के क्या हालात हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि एक पॉश कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है, एक VIP कंस्टिट्यूंसी है। VIP कंस्टिट्यूंसी क्यों है, उसका कारण मैं आपको बता दूं कि अभी हमने आपको बताया था कि ये इधर है ज्योतिराज सिंधिया का महल, जहाँ पर इनका निवास है, तो स्वाभाविक है कि वो यहाँ के मतदाता हैं। और इसके साथ ही एक और मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो भी इसी विधानसभा के जो हैं वो मतदाता हैं। तो ये एक बहुत ही VIP कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें VIP वोटर्स हैं, बहुत पॉश एरिया माना जाता है। यहाँ के क्या हालात हैं, क्या यहाँ पर विकास दिखता है इस क्षेत्र के? आप भी रहने वाले हैं। देखिए, ग्वालियर पूर्व में वर्तमान में कांग्रेस के सतीश सिकरवार विधायक हैं। 2020 में वो जीते थे, उनके लिए उस समय अनुकूल स्थितियां रही थी, बाद में भी रही। जब महापौर चुनाव हुआ तो उनकी पत्नी कांग्रेस की शोभा सिकरवार महापौर जीती। अब हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने 8 महीने उनको महापौर बने हुए हो गए,
तो महापौर के रूप में एक बड़ा भारी कोई उपलब्धि दे नहीं पाई है सरकार को। और उनका आरोप ये रहता है कि सरकार बीजेपी की है, वो हमारे कामों में बाधा डाल रही है। तो मेरा अपना आकलन ये है कि सतीश सिकरवार के लिए अगले चुनाव में ये जो महापौर फैक्टर है, जो वो कुछ कर नहीं पाई है, ये उनके लिए नुकसानदायक बन सकता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, लेकिन यहाँ पर तीसरा इंजन जो है वो दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शायद इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा इनका कहना है। क्या लगता है आपको? चलिए आप जरा बताएंगे कि इस विधानसभा में, क्योंकि इसको पौष विधानसभा माना जाता है, क्या लगता है आपको इस विधानसभा में क्या स्थिति दिख रही है आपको? इस विधानसभा में महापौर जो है वो सिकरवार जी की पत्नी है और सिकरवार जी विधायक है, तो उनको इस विधानसभा में अच्छा काम करके दिखाना चाहिए ताकि और विधानसभा में भी उदाहरण पेश हो। अगर और विधानसभा में भी उदाहरण जाता है तो हो सकता है उनके लिए परिस्थिति अनुकूल बने, अन्यथा उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। देखो बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि चलिए महापौर चुनी गई हैं और वो विधायक हैं, लेकिन शायद पब्लिक उनसे भी यहाँ पर इतनी खुश दिखाई नहीं दे रही है। मैं विनय अग्रवाल जी से जानना चाहूँगा, ये विधानसभा जो है पौष विधानसभा, वीआईपी विधानसभा, बड़े बड़े वोटर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति दिख रही है आपको इस विधानसभा में? क्या कांग्रेस रिपीट होगी या भाजपा जिस सीट को वापस छीन लेगी? देखिए अभी तक स्थिति ये है कि यहाँ कांग्रेस का जो विधायक प्रत्याशी रहेगा, जो सतीश सिकरवार, वो जो है बहुत बेहद दमदार स्थिति में है। यहाँ बीजेपी उसके सामने अपने प्रत्याशी कोई ढूंढ ही नहीं पा रही है। अभी तक हम लोग चूंकि पत्रकार हैं, हम लोग रोज उसकी खबरें लिखते भी हैं और पार्टी मतलब जो विचार होते हैं वो अपने लिखते हैं, लेकिन हम लोग खबरों में भी यही आ रहा है कि उनके सामने बीजेपी में कोई बड़ा दिग्गज जो है तैयार ही नहीं हो रहा है, जिस कारण सतीश सिकरवार सीधा फिर से ट्रिपल मतलब जीतने की स्थिति में है। उसकी सतीश सिकरवार की लोकप्रियता का आलम ये है, मैंने तो स्वयं देखा है, क्योंकि हम छात्र राजनीति में संग रहे हैं, तो मैंने देखा है उसके संग जो है जब वो चलता है तो उसके संग काफी उसकी लोकप्रियता का बहुत इजाफा है। जैसे इंदौर में देखा जाए, इंदौर में रमेश मेहंदल और कैलाश विजयवर्गीय बिना चुनाव क्षेत्र जाय जीत जाते हैं, वो स्थिति अब सतीश सिकरवार ने ग्वालियर बना ली है। तो बीजेपी के लिए उसको बहुत अच्छा प्रत्याशी ढूंढना पड़ेगा, सीट नहीं जीतनी है। नहीं तो अभी मेरे को नहीं लगता कि सतीश सिकरवार के मुकाबले में कोई बीजेपी प्रत्याशी यहाँ भी है। तो देखिए विनय अग्रवाल जी का कहना है कि ये बहुत मजबूत स्थिति में सतीश सिकरवार जी हैं, ये सीट उनके लिए सेफ है। भाजपा को यहाँ पर कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है उनके अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए। बाकी लोगों से भी एक लाइन कमेंट लेंगे, क्या लगता है सतीश सिकरवार जी मजबूत प्रत्याशी हैं? देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इस समय तो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है वो। दूसरे महापौर साहिबा जो है वो ऐसा कमेंट करती है शायद सरकार मेरे को काम करने नहीं दे रही, लेकिन वो ऐसा शायद अरुण जनता को वो कर रहे हैं। उनको अपनी ताकत जानना चाहिए, अपने अधिकार जानना चाहिए। काम कराने की महापौर को पूर्ण क्षमता रहती है। गार्बेज शुल्क जो उन्होंने कहा था हम इसको कम करेंगे, बिल्कुल आम मंचों से, वो गार्बेज शुल्क का कहीं कुछ नहीं है। अभी जो धरना प्रदर्शन किया उसकी जरूरत ही नहीं थी। गार्बेज शुल्क में जो मैंने पिछला अपना 3 साल का उसका विश्लेषण किया है, इस शहर को गार्बेज की लगाने की शुल्क स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम से वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। ये है। तो देखिए महापौर को ध्यान देना होगा कि जनता थोड़ी नाराज है गार्बेज शुल्क को लेकर, तो गार्बेज शुल्क कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो बहुत कांटे की टक्कर होगी। जो जी बिल्कुल विनय अग्रवाल जी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, जी हाँ, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बननी थी और ग्वालियर भी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। यहाँ पर हर जगह पे ताला बाला हर सड़क पर देखने को मिलते हैं। स्थिति स्मार्ट सिटी की तो बहुत ही खराब कही जाएगी। स्मार्ट सिटी में जो लगभग 2300 करोड़ रुपया का आता पता नहीं है, सारी सड़कें खराब कर दी हैं, शहर में आदमी का चलना दूभर हो गया है, सब जगह गड्ढे। और स्मार्ट सिटी जो सड़कें हैं वो जो नगर निगम की जो क्वालिटी होती थी उससे भी बेहतर, उससे भी खराब बनाई है। और पैसा इसके इंजीनियरों पर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि ये सीधी नियुक्ति वाले है नहीं, तो ये लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू से भी नहीं डर रहे हैं। जो आजकल इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि इसमें मैं तो ये कहूंगा कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को इसमें यदि ये आवाज सुन रहे हो तो तुरंत इसमें जांच करनी चाहिए। ये स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा घोटाला है जो बहुत ग्वालियर के लिए कलंक साबित होगा। एक और कमेंट लेना चाहेंगे, क्या लगता है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी का इशू बनेगा, बट क्षेत्र में अगर देखा है तो सतीश सिकरवार का कोई तोड़ नहीं है, जैसा कि विनय सर ने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर स्मार्ट सिटी एक मुद्दा बन सकता है। देखिए स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कहाँ क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी से मुझे याद आ रहा है कि जिस विधानसभा में हम खड़े हुए हैं वहाँ पर पूरे वीआईपी रहते हैं, आईएएस आईपीएस के बंगलोज हैं। वहाँ पर एक सड़क है, बहुत खूबसूरत सड़क है, उस सड़क को फिर से बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी खर्च करने वाली है, जबकि किसी विधानसभा के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो एक स्पेशल कमेंट लेना चाहेंगे प्रदीप मांडे जी से, क्या कारण है 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं? देखिए मैंने अपने अखबार में एडिटोरियल दिया भी है। एक ऐसी आदर्श सड़क है जिस पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम 50 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
10 करोड़ रुपए नहीं 50 करोड़ रुपए। और वो आदर्श रोड अभी वर्तमान में नहीं है बल्कि सालों से है। उसका नाम वीवीआईपी रोड जो शहर की मानी जाती है, गांधी रोड है। यहाँ पर 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर कोई ठेले वाला खड़ा नहीं होता है, खोमचे वाला खड़ा नहीं होता है। यहाँ सुबह शाम झाड़ू लगती है और जहाँ पर स्ट्रीट लाइट अपनी प्रॉपर है। यहाँ पर अगर कोई तेज गति से गाड़ी ले जा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो जाती है। ऐसी आदर्श सड़क पर अगर स्मार्ट सिटी और नगर निगम 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस जो विपक्षी दल है वो खामोश क्यों है। अगर कांग्रेस विपक्षी दल स्मार्ट सिटी के गलत कारनामों को सामने नहीं लाएगी तो फिर बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा ही। तो देखिए भैया, कांग्रेस के लिए एक मुद्दा और है, स्मार्ट सिटी प्रदीप मांडे जी कह रहे हैं, उसको भी उठाना चाहिए। आपके ये 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, बाकी खूबसूरत रोड है, बाकी इस क्षेत्र में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर बाकायदा चल नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज भी हैं जहाँ बहुत हालत खराब है। क्या लगता है आपको, पूरे शहर में अच्छी सड़कें हैं? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी सड़कें नहीं है। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए बेरोजगारी को लेकर। आम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे नौकरी कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे उसका क्या भविष्य होगा। एक छात्र भी पीछे खड़े हुए हैं, जानते हैं भैया क्या भविष्य है आपका मध्य प्रदेश में? जी, मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, अंडर पीएससी की। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इनको रोज़गार के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो वैकेंसी आती हैं वो 1000-2000 वैकेंसी आती हैं और लाखों विद्यार्थी जो है आवेदन देते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, क्योंकि आजकल तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और बेरोज़गारी इतनी छाई है कि जहाँ देखो वहाँ MBA, BA, एक से एक डिग्री वाले लोग भी 10-10 हज़ार में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए, डिग्रीधारी घूम रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार मध्य प्रदेश में है नहीं है। हकीकत यह है कि यहाँ से ज्यादातर लोगों को रोजगार की तलाश में जो है दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने सभी एक्सपर्ट्स की और जनता की जो है राय जान ली है। हम खड़े हुए थे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में, ग्वालियर 16 विधानसभा क्षेत्र में। और आपको फिर से हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये है जय विलास पैलेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का महल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। और अभी जो भाजपा की स्थिति है, जिसमें कुछ नाराज लोग भी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सिंधिया खेमे के हैं। तो अभी आगामी जो नवंबर का चुनाव है उसमें क्या स्थिति होने वाली है, जनता किसके पक्ष में वोट देगी, अभी जितने भी एक्सपर्ट से हमने जानना चाहा उसमें हमें यही निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के हालात खराब हैं और कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो दस्तक दे चुकी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर ला सकती है। अब जो निर्णय है वो जनता के हाथ में है। प्रोग्राम है चुनावी पंच, पंच मतलब निर्णायक, और निर्णायक लोकतंत्र में केवल जनता होती है। तो नवंबर में चुनाव होगा, जनता निर्णय देगी। देखना होगा कि भाजपा वापसी करती है या कांग्रेस मजबूत स्थिति में जो है सरकार में वापस आती है। मैं डीवी लाइव के दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि वो आप हम लोगों के साथ जुड़े रहे, और इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले विधानसभा में फिर चलेंगे, कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आपके सामने आऊंगा। आप लोगों को नमस्कार, देखते रहिए डीवी लाइव। जय हिंद।